बताइए भाई, 11 to 17 में कोई पूछना हो? 15, 17, 14, 15, 17 और कौन सा? 11, 11 और कोई? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ बॉम्बर वांट्स टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज। 14 बता दीजिएगा। 14 में मेरा आंसर गलत आ रहा था। 14। तो हमने बोले कि बॉम्बर वांट्स टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, और ब्रिज डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। नापाक मंसूबे लोगों के। 2 bombs are sufficient to destroy it. If 4 bombs are dropped, then what is the probability that it is destroyed? The chance of a bomb hitting the target is 0.4. तो 1 में से मान लेते हैं कि नॉट डिस्ट्रॉयड की बात कर लेते हैं। तो अगर डिस्ट्रॉयड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से घटा देते हैं उस बात के चांसेस कि नॉट डिस्ट्रॉयड। तो नॉट डिस्ट्रॉयड कब होगा? जब या तो नो बॉम्ब नहीं, या फिर एक बॉम्ब। एक बॉम्ब नहीं। तो इतना सिंपल तो सवाल है, इसमें क्या ही सवाल है। तो हमने कि नो सक्सेस मतलब नो बॉम्ब, मतलब 4C0 और हिटिंग द टारगेट 0.4 है ना। यस सर। यस सर। 0 बॉम्ब हिटिंग द टारगेट मतलब 0.4 की पावर 0 और 0.6 की पावर 4, ऐसा कुछ। 4। यस सर। और प्लस एक बॉम्ब हिट करे, कोई भी कर सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से। तो 4C1 0.4 की पावर 1 इंटू 0.6 की पावर क्या हो जाएगा? 3। ये है ना सर? 3। यस। इतना तो सिंपल सवाल है। 14 बोला इन a batch of 10 articles 4 articles are defective. Six articles are taken from the batch for inspection. If more than 2 articles are in this batch are defective, the whole batch is rejected. Find the probability that the batch was rejected. चलिए कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा है? सिंपल है, मतलब ये तो अभी जो करा वही कर लेते हैं। 1 माइनस से आ जाएगा ना अच्छे से। कितने हैं अपने को चाहिए? 4 डिफेक्टिव है। तो ये क्या बोल रहा है? मोर देन 2 आर्टिकल, मतलब 2 आर्टिकल डिफेक्टिव हो तो 3 में और 4 में, यही होगा ना सर? यस सर। नहीं, मोर देन 2 है, सॉरी। तो 3 और 4 ही होगा। 3 और 4 सर। 1 माइनस नहीं होगा ना? डायरेक्ट निकाल लो, ज्यादा बढ़िया। हाँ सर। ठीक है, कम ही केस, ज्यादा केस घटाने पड़ जाएंगे। तो 3 और 4 वाले हमें लेने हैं, नहीं या तो 3 डिफेक्टिव हो या फिर 4 डिफेक्टिव हो, 4। सही कुछ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 में से इसमें से 3 आगे हों, 4 में से 3, और 6 में से कितने आगे हों? 3। 1। हाँ 3 3। 3 6 ले रहे हैं ना टोटल। यस सर। और नीचे 10 में से कोई भी 6, 10 से। और प्लस क्या हो जाएगा? 4 में से चारों ले लो और 6 में से 2, यही होगा सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बताओ, इतने इससे ज्यादा सिंपल क्या मिलेगा तुम लोग? आजकल तो सब्जियों का भी रेट इससे ज्यादा नहीं है। कर लो, पढ़ लो बेटा, समय में निकाल लो। बाकी तो क्या है, दिन तो निकल ही जाते हैं। अब कौन सा सवाल है? ये तो मुझे लगता है और भी सिंपल सवाल है। 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि a bias coin which comes off head 3 times as often as tail is tossed. तो यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3 टाइम्स है ना, तो 3/4। और टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। 1/4। If it shows heads, a chip is drawn from on 1 which contains 2 white chips and 5 red chips. तो on 1 में क्या कह रहे हैं? 2 white and 5 red chips, राइट? और on 2 में क्या कह रहे हैं? 7 white
and 4 red. तो given that a red chip was drawn, तो साफ साफ बोल रहा है कि रेड चिप ड्रॉन हो गया, मतलब यही सैंपल स्पेस हो गया, हुआ कि नहीं? तो हल्ले वाले फिर से वही लाइन खींच देते हैं नीचे। तो बोला गिवन दैट अ रेड चिप हैज बीन ड्रॉन, ठीक है ना, तो यानी यही हो गया सैंपल स्पेस। तो या रेड चिप अर्न 1 से भी आ सकता है, अर्न 2 से भी आ सकता है। तो हल्ले वाले दो केस हो सकता है, हेड आया हो, और हेड आने पे हम कौन से अर्न से निकाल रहे हैं? फर्स्ट 1 से। और इससे रेड चिप आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? 5/7। 5/7. एक ही चिप निकाल रहे हैं ना, यस सर। Yes, हाँ, sir. One red एक chip ही is chip present. निकाल कर रहे रहे हैं तो 5/7 प्लस क्या होगा कि 1/4. हेड आया होगा, 4 into 4 upon 11। 4/11. 4/11. चलिए तो समझदार बच्चे हो यार, फिर क्या ही सब पूछ रहे हो। फिर बोला है कि गिवन अ रेड चिप, तो हम लोग को बताना है हेड आना है, तो हेड तो यही वाले पार्ट में आया था। सैंपल स्पेस के हिसाब से 3/4 into 5/7। 5/7. हाँ सर। पढ़ो भैया पढ़ो, ये सब में फंसे रहोगे तो बोर्ड भी नहीं निकलना। 17 बोल रहा है, 17 में क्या बोल रहा है कि रियल एस्टेट मैन has 8 मास्टर कीज। एक्चुअली क्या इसमें मास्टर कीज तो नहीं है, कीज ही एक तरीके से। मास्टर की का जनरल हम लोग का सेंस रहता है कि हर तरह के ताले को खोलना। हाँ, तो इसमें ऐसा लिखा नहीं है सवाल में। सवाल में जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या बोल रहा है, ओनली 1 मास्टर की विल ओपन अ गिवन हाउस, मतलब नॉर्मल की है, मतलब हर एक ताले की चाबी नहीं। मास्टर की से जनरली तो हमारा मतलब ये होता है, ठीक है ना। The real estate man has 8 master keys to open several new houses. Only 1 master key will open a given house. बोलता है 40% of the homes are usually left unlocked. Find the probability that the real estate man get into a specific home if he selects this master key at random. तो देखो फिर से वही वेन डायग्राम बना के फील लोगे तो ऐसा कुछ वेन डायग्राम बनना चाहिए आपका, देखिए। और यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो अनलॉक्ड हो, ठीक है, या फिर लॉक्ड हो, जैसा हम लोग भी हैं लॉक। और हम लोग बोलेंगे कि एक इवेंट होगा जो बोल रहा है क्या कि रूम के अंदर या घर के अंदर घुसना है, समझ में आएगा, तो ई हो गया, उस इवेंट को बोल दिया। तो ये अनलॉक के साथ में भी हो सकता है और लॉक के साथ में भी हो सकता है। तो हम लोगों ने बात की हुई है कि अगर हमें पीई निकालना है तो इस तरह के बहुत सारे सवाल अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, और इधर अभी जो लिखा है ना ये सब भी वही सब सवाल है। तो पहले पी इंटरसेक्शन यू निकलेगा, तो यानी कि क्या होगा, अनलॉक की प्रोबेबिलिटी माइनस एंटरिंग की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट अनलॉक्ड है, प्लस लॉक्ड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एंटरिंग द होम गिवन दैट लॉक्ड। ये सब मतलब बहुत बार अब बतला दिया, मतलब अगर अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हो तो भाई देखो पढ़ो। अनलॉक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 40%, मतलब 0.4। आप कोई बोला अनलॉक है और घर में घुस जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ 1. 1, वेरी गुड। तो हमने बोला लात मारे अंदर घुस जाइए, क्या दिक्कत, दरवाजा बंद हो है, लात मार के अंदर चले जाइए, ठीक है, कुंडी ना खोलता हूँ। आगे हम लोग बोल रहे हैं 0.6, बंद है रूम। अब हम लोग अंदर जाना चाहते हैं, तो जिस भी होम के आगे खड़े हैं उसकी मास्टर की तो उसके पास होनी चाहिए। वैसे देखो मास्टर की या की जो भी नॉर्मल बात है, उसको लेने के तरीके क्या हो गए, 8C3। अब बोलोगे 8C3 कहाँ से आ गया सर? 8 कीज है, देखो 8 में से वो कितने की सेलेक्ट कर रहा है, 3। तो 8C3 से वो सैंपल स्पेस में कोई भी 3 की ले सकता है, लेकिन ऊपर तो वही की होनी चाहिए जो उसकी मास्टर की है, तो उसको लेने का तरीका तो 1C1 हो गया। 1। हाँ, और दो दो और कीज लेनी पड़ेंगी उसको, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 3 की तो लेगा ही लेगा। तो 7C2, बचे हुए 7 में से कोई भी 2 की। तो काफी सिंपल रीजनेबल से क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा समझ के करना है मेहनत, जो कर जाएगा तो तर जाएगा, तो नहीं बाकी तो चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इसका एक्सरसाइज 3 था शायद, यस सर। 1 में तो Yes, कुछ नहीं sir. था, पार्ट वार्ट में तो कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। नहीं सर। नहीं सर. इम्पोर्टेंट लॉजिक तो हो ही गया।
रंग दे रंग दे। भाई साहब पेन चला गया भाई, ये भी बहुत पहले हो गया था। एक्सरसाइज 3 आ गया। गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो क्या वीडियो? ये हिलता नहीं है क्या भाई? बहुत भारी है क्या? चलो ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ बताओ भाई। 1 2 6 1 2 6 एनीवन? देखो भाई वेट कर रहे हैं, 1 2 6 में कोई पूछना चाहता है? चलो बहुत बढ़िया। जेमिन तो करते ही नहीं होगी, तो उसी दिन कर लेंगे नहीं? करें सर? करें सर। करें सर। 7 to 12 Sir, 10 and 11. 10th 11th 10, 11. 11th और उसके अलावा बस 10th भी शायद क्लास के अंदर ये लिया हुआ मेरा सवाल है, अभी जस्ट क्रॉस भी किया हमने। ABC are pair wise independent events और A intersection B intersection C is 0, right? तो अलग है कि अगर A intersection B intersection C अगर 0 है तो इसका डायग्राम मैंने बना के दिखाया था वेन पे, ऐसा कुछ बनता है। P A यस सर। intersection B intersection C is 0, तो ये बना के भी दिखाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा खास तो सवाल है नहीं। बोल रहा है P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन C है ना ये, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, और तो क्या ये चीज है अपॉन है, अपॉन है। अपॉन। तो ये चीज है। अब इसको हम लोग को पता ही है P A अपॉन C रहता है या P D अपॉन C रहता है, तो क्या लिखते हैं? P D इंटरसेक्शन C, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले और कुछ भी नहीं है। तो D इंटरसेक्शन C मतलब D इसको मान रखा है हमने, इंटरसेक्शन C मतलब अगर ये फॉर्मूला ही भूल गए तो फिर अलग बात है। अपॉन PC ये क्या चीज डिनोट कर रहा है? A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C, मतलब ये किस रीजन को इंडिकेट करता है? ओनली C है अपनी, A और B नहीं हो रहा है, यही तो है और क्या। चल भाई तो लेके आया कि साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि A इंटरसेक्शन B A बार इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन C, मतलब इस रीजन की बात कर रही है, सिर्फ C होना। तो मतलब इतना भी कोई भारी काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब PC हो गया माइनस, 2 हिस्से हटाने पड़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये हिस्सा क्या है? P A इंटरसेक्शन C। यस सर। सी इंटरसेक्शन बी। हाँ बिल्कुल, P B इंटरसेक्शन C। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका भी तो हम कुछ उखाड़े। तो बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब दिस इज PA into PC यस सर। and this is PV into PC, and of course PC will cancel out, तो PC will cancel out, तो this will become 1 minus PA minus PV। अब ऑप्शन वाइज देख लीजिए, शायद ये PA बार माइनस PV लिखा होगा किसी ऑप्शन में, या PV बार माइनस PA लिखा है तो वो भी सही होगा वैसे, तो मेरे ख्याल से इसमें PA बार माइनस PV था, देख लो। और नेक्स्ट इज 11 नंबर। ओके 11 नंबर, तो ये दिख ही रहा PA माइनस PV बार है। 11 तो और भी मेरे ख्याल सिंपल ही, द नंबर्स आर chosen at random without replacement from this, the probability that their minimum is 3 given that their maximum is 6,
तो मैक्सिमम 6 है ही, गिवन दैट। तो यानी कि ये तो सैंपल स्पेस हो गया ना फिर से। तो नीचे क्या लिखूं सोचो, यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा। नीचे क्या लिखूं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होगा, गिवन है मैक्सिमम 6 होगा। तो 3 नंबर ले रहे हो तो 6 तो है ही और मैक्सिमम है, तो जो बचे हुए 2 नंबर होंगे वो 6 से नीचे के होंगे। तो सैंपल स्पेस कितने का हो गया, 5C2। यस सर। 1 से 5 में ही तो लेगा, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस हो गया। अब जब हम बोलें कि गिवन दिस, और अब हमको निकालना है क्या, कि मिनिमम 3 होना चाहिए। तो देखो मैक्सिमम 6 है, ऑलरेडी गिवन है नहीं, यस सर। और हम जो अब नंबर ले रहे हैं उसमें मिनिमम 3 भी है, तो ये भी हो गया। तो एक और कार्ड लेना पड़ेगा, सर वो कौन सा होगा। 4 और 6 से 5। नीचे तो जा नहीं सकता, 6 से ऊपर जा नहीं सकता है, तो 4 और 5 तो 2C1। 2C1। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या मिलेगा, इतना ही समझ समझ के करना होता होगा, या लग रहा है कि इससे सिंपल कुछ मिल सकता है जीवन में। आईटी करना सबसे सिंपल काम। 13 से 17 कुछ पूछना तो बतलाएंगे। सर 15th वाले में वेरिएंस 15th वेरिएंस वेरिएंस कुछ है। छोड़ दो, अभी अभी जेई मेन वाला करेंगे ना। जेई मेन वाला हो गया ना तुम लोग का, पता नहीं, पता नहीं मतलब नहीं जेई हुआ होगा। नहीं हुआ है सर, जेई जेई मेन मेन टॉपिक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और कोई है 17 बताएं, टिल 17। सर 13 13 तो मुझे लग रहा है महाभारत सवाल है क्या। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसके बाहर का हो गया ना हिस्सा, वही जो बतलाया था। तो पी ए यूनियन बी तो यहाँ से निकल ही जाएगा। पी ए यूनियन बी क्या होगा, 5/6 ही होगा। 5/6। और इसका मतलब क्या होता है, पी ए, मतलब कितना घटिया सवाल है, देख रहे हैं। पी बी माइनस पी माइनस इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन पीवी। मेन भी बेचारा, इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछे, बच्चा उसी में फेल होने के लिए तैयार है, बताओ। तो चाह रहा है कि पास हो जाए। पी ए बार 1/4 है, तो पी ए कितना हो गया, 3/4 ना। 3/4। पी बी नहीं पता, छोड़ देते हैं, कुछ तो निकल रहा होगा ना इससे भी। 0 = 0 थोड़ी कर रहे होंगे। पी ए इंटरसेक्शन भी 1/4, और ये क्या हो गया 5/6, इससे सीधा पी बी निकल गया। पी बी कितना आया इस इक्वेशन को सॉल्व करके, 2/4 मतलब हाफ हो गया ना, हाफ हो गया मतलब 3/6, तो 1/3 1/3। 1/3 आ रहा है। तो बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो कतई भी नहीं है, नहीं। यस सर। पी इंटरसेक्शन बी खुद, मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजल्ट हो गया, इक्वली लाइकली, बर्बाद बात है। इंडिपेंडेंट, तो यस इंडिपेंडेंट सर। के लिए पी ए इंटू पी बी चेक करना पड़ेगा। तो पी ए है 3/4 इंटू 1/3, तो कितना आ रहा है, 3/4 इंटू 1/4। 1/4। इंडिपेंडेंट तो लग रहा है, यस सर। हाँ बट सर। नॉट इक्वली लाइकली, तो यही आ गया। मतलब इससे ज्यादा सिंपल क्या पूछेगा यार, यही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा। और कोई है, और इसमें तो कोई मगजमारी भी नहीं है, सीधा सिंपल सिंपल चीज है जो कि मतलब बतलाया है। और कोई टिल 17 देख, इच्छा हो तो पूछ लो। नो सर, हो गया था ये तो। चलिए बढ़िया, चल भाई ऊपर चल ले यार, बहुत स्लो चलता है यार, ऐसा क्यों। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद वही बेयर वाला लास्ट देखा था ना, एक्सपेक्टेशन है। हाँ सर, एक हाँ सर। 2 बियर वाला जो था। डू बियर वाला, नहीं सर, 2 हंटर वाला। अच्छा हाँ, हंटर वाला था सर। ये चढ़ गया Hunter ना, वाला। चढ़ल है, कोई दिक्कत नहीं। डू बियर वाला नहीं, सॉरी सर। अभी तो उधर तो लेकिन बंद है बेटा। हाँ सर, कर लो। गलती हो गया, गलती हो गया सर। गलती का तो क्या है, होने के लिए होता है, उसका तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ओके,
next we are going to learn something exciting, something very important, something very interesting. ऐसा नहीं बोलते हैं, रिवाज है बोलने। तो मैंने प्रोबेबिलिटी वैसे कंप्लीट कर दी है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गया उसके बाद कुछ भी नहीं है। आप देखोगे हर जगह ज्यादा ज्यादा टफ कर दिया, तो भाई पूछ दिया कि ये हो गया है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतलाओ, बच्चा उसमें फैला पड़ा है, ठीक है ना, बस उसका काम हो गया प्रोबेबिलिटी का। आप सबको रिजेक्ट कर दूंगा मैं, तो कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जिनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला तुक्का मारना है, ठीक है। तो काफी सिंपल सा है कहानी। तो अब उसी क्रम में एक थ्योरम है जो बहुत पॉपुलर थ्योरम है और उसका नाम है बेज थ्योरम, ठीक है। हालांकि बेज थ्योरम कुछ भी निराला चीज नहीं है, जो बतलाया गया है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वही चीज है। तो बेज थ्योरम के ऊपर के सवाल हम ऑलरेडी जो है ना कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे किए भी हैं, बहुत सारे आपने खुद से भी हो सकता हो सॉल्व किए हों। तो बेस काफी पॉपुलर थ्योरम है, सोशल मीडिया में भी काफी पॉपुलर रहता है, आजकल तो जम के यूज करते हुए सोशल मीडिया नहीं। इसमें एपोस्ट्रोफी ऐसा का होगा मुझे लग रहा है। और बाकी थ्योरम का स्पेलिंग तो आप लोग बचपन से जानते ही होंगे, थ्योरम जानते हैं? यस सर। यस सर। क्या कहते हैं थ्योरम को हिंदी में? नहीं सर, ये एम आता है, बस ई नहीं आता शायद। थ्योरम में एम नहीं आता? आता है सर, सर सही आता है। है सर, सही नहीं लिखिए एम सही सही है। सर सही लिखिए सर। सर सही है। सर गर्दा उड़ाए हुए बाबू। हम तो पूछ रहे थे थ्योरम, थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं? थ्योरम को बिहारी में तो थ्योरम कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमेय। प्रमेय, यस। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस थ्योरम। क्या है ये बेस थ्योरम? बेस थ्योरम कुछ भी नहीं है, बस नाम है, ठीक है ना, भारी भरकम सा लगता है नहीं? इसमें भी वही चीज होती है, जैसे बेस थ्योरम के एग्जांपल्स में से वही होता है बार बार। तो बोल देगा ये हो गया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे उस दिन हमने एक एग्जांपल किया था कि एक लेडी के पर्स में 3 कंपार्टमेंट थे। पहले कंपार्टमेंट में एक 1 रुपए का सिक्का था, 2 50 पैसे वाले थे। दूसरा कंपार्टमेंट में 2 1 रुपए वाला सिक्का था, 3 50 पैसे वाला था। और तीसरे में 3 1 रुपए वाला और 4 50 पैसे वाला था। उसने एक कंपार्टमेंट रैंडमली सेलेक्ट करके एक कॉइन निकाला और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि रुपी कॉइन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब हम 1 रुपये कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सबसे रिलेट करते हुए निकाल रहे हैं, तो दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। अभी भी देखा है बहुत सारे ऐसे, जैसे अभी भी देखा था ना कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था कि अनलॉक्ड है, लॉक्ड है। एक इवेंट हो रहा है जो दोनों के साथ हो रहा है, समझ में आएगा कि यस सर। गेटिंग इनटू द हाउस। दिस इज आल्सो टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम उस इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे जो ई इवेंट था, ठीक है ना। दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेस थ्योरम इससे एक स्टेप आगे जाके बस थोड़ा सा चेंज करेगा। जैसे हमने उस सवाल में ऐसे निकाला कि भाई कि एक कंपार्टमेंट रैंडमली सिलेक्ट किया और एक कॉइन निकाला एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रूपी कॉइन। ये थोड़ा चेंज कर देगा, ये बोलेगा कि वी हैव रैंडमली सिलेक्ट अ कंपार्टमेंट and drawn in coin and it was found to be a rupee coin। वो तारे ठोक के बता देगा कि ऐसा हुआ है। अब बोलेगा कि find the probability that it has come from compartment 1, that it has come from compartment 1, या फिर this has come from compartment। ये बेस थ्योरम हो गया सिंपल। जैसे अभी भी हम लोगों ने एक सवाल किया कि रेड Red tail वाला। चिप व्हाइट। रेड टेल। हाँ सर। रेड बुल नहीं बेटा, अलग चलेगा। रेड चिप। हाँ रेड चिप की बात। बोलो हाँ सर। तो रेड चिप व्हाइट चिप, रेड चिप व्हाइट चिप, तो उसने फाइनली बोला कि एक रेड चिप आया है। अब बताओ कि ये अर्न 1 से आया हो या अर्न 2 से आया हो, या सॉरी हेड आया था, ये टेल भगवान जाने सब सवाल था, ठीक है।
तो इस तरह के सवाल बेस थ्योरम है, और बेस थ्योरम वही है जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतला दिया कि जैसे ही बोलता है ये इवेंट हो गया तो वही सैंपल स्पेस है, वही ट्रिक है कि उसको बस नीचे लिख दो और उसमें से जिस पोर्शन की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बस उसको उठा के ऊपर डाल दो। समझ में आएगा? तो हो गया काम खत्म। ठीक है ना? तो दिस इज बेस थ्योरम। अब उसको लिखने के लिए इंग्लिश में लिख देता हूँ बहुत सारा चीज। ठीक है ना? अब उसको देख कर तुम भयभीत हो जाए ना कि यार सर क्या लिखते हैं इंग्लिश, बहुत बढ़िया सर, अच्छा इंप्रूवमेंट है आपका इंग्लिश में। चलिए करते हैं। तो लिखिए लेट b1 b2 b3 till bn are n mutually exclusive and exhaustive set of events. Let b1 b2 b3 till bn are n mutually exclusive and exhaustive set of events, and let e be an event which can occur with which can occur with अब सब चलेगा क्या? मतलब जिसको भेजना था वो नहीं गया, बस बाकी सब चलेगा। which can occur at EV an event which can occur with one or more than one BIs. I equals 1 2 3 till n. अब बोलोगे सर ये क्या है b1 b2 b3 till bn? तो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, ये वही चीज है जो अभी हम लोग लिख रहे थे ना, लॉक अनलॉक। उसमें से b1 b2 था टाइप्स, और देखा था ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था और कैसा था, एग्जॉस्टिव भी था। हमने कंपार्टमेंट वाले एग्जांपल में वेन डायग्राम बनाया था कि कंपार्टमेंट 1 सिलेक्ट हुआ, कंपार्टमेंट 2 सिलेक्ट हुआ, कंपार्टमेंट 3, तो उसमें 3 पार्ट में बटा था, तो उसमें b1 b2 b3 था। अब जनरली जरूरी नहीं है ना हर एक सवाल में n ही हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो, समझ में आएगा। और एक इवेंट ई आप याद कर रहोगे कि उस वेन डायग्राम में से गोला मार मार के दिखा रहा हूँ हर बार। जैसे उस b1 b2 b3 में भी दिखाया, मतलब सॉरी उसमें भी दिखाया था जब कंपार्टमेंट वाला जो सवाल किया था कि दिस इवेंट डिनोट्स कि 1 रुपी कॉइन आया हो। अभी थोड़ी देर पहले अनलॉक्ड और लॉक्ड वाले में भी ऐसा गोला मारा था। लास्ट क्लास में हम लोग एक मिसाइल का एग्जाम्पल कर रहे थे, याद करो, जिसमें इंटरसेप्टेड नॉन इंटरसेप्टेड वाला 2 पार्ट था। यस सर। और हाँ वो सर। जो इवेंट था उसको मैंने सिर्फ नॉन इंटरसेप्टेड में दिखाया था, इंटरसेप्टेड में नहीं दिखाया था, क्योंकि अगर मिसाइल हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी तो वो इंटरसेप्ट होने के बाद हिट नहीं कर सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब वही होता है डिस्ट्रॉय, मतलब उसमें सिर्फ एक ही हिस्से में हुआ था। जनरली हम बाकी जितने भी एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें दोनों ही हिस्से में हो रहा था या तीनों ही हिस्से में हो रहा था। तो यही लास्ट में कहा गया है कि b1 b2 b3 bn समझ में आ गया कौन सी फील है, वो जो पीछे वाली बैकग्राउंड की स्टोरी चलती है वो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। और ई इवेंट वही जो गोला मार मार के दिखा रहे हैं। इसमें क्या लिख रहा है कि विच कैन अकर विथ वन और मोर देन वन BIs, मतलब हो सकता हो किसी एक ही साथ अकर कर रहा हो या एक से ज्यादा के साथ भी अकर कर सकता है। कोई बोले कि सर सबके साथ अकर कर रहा होगा ई, जरूरी नहीं, हो सकता है 2 के साथ ही कर रहा हूँ, 3 के साथ ही कर रहा हूँ, हो सकता है n के साथ भी कर रहा हूँ। समझ में आएगा? तो जनरली अभी तक जो हम केसेस देख रहे थे उसमें हम लोग ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, दैट वाज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बट अब हम लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, बेस थ्योरम में क्या करेगा, क्या चीज देगा बताओ? ई दे देगा। ई दे देगा, बिल्कुल। का देगा? ई देगा। ई देगा कि बोल देगा ई कंफर्म हो चुका है, और फिर बोलेगा कि भैया b1 का बताओ, b2 का बताओ, या b3 का बताओ, या bn का बताओ, ऐसे पूछता है। समझे? उल्टा पूछता है। अब हम लोग आगे लिख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो हमने लिखा कि लेट ई बी एन इवेंट व्हिच कैन अकर विद वन और मोर BIs एंड let
PB1 PB2 टिल PBN, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, एंड PE अपॉन B1 PE अपॉन B2 टिल PE अपॉन BN आर नोन और कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं या तो पहले से दी हुई हैं या फिर हम उसको गिवन डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो कि कंपार्टमेंट वाला जो सवाल था, उसमें मैंने PB1 PB2 PB3 को 1/3 ले लिया था क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। फिर PE अपॉन B1 उससे निकल गया था क्योंकि एक 1 रुपए का सिक्का था, 2 50 पैसे वाला कॉइन था, तो वो चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है ना। तो गिवन B1E की प्रोबेबिलिटी वो या तो दी हुई सवाल में या फिर हम उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब वही बात करेंगे कि ई बोल देगा गिवन है, अब उसके आगे का काम संभालो। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग एक बार उस वेन डायग्राम को फिर से बना देते हैं। तो हम लोगों ने क्या कि जैसे कि मान लो कि हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, एक E1 बना दिया, एक E2 बना दिया, एक E3 बना दिया, ऐसे। ठीक है ना। और वैसे बनाते रहेंगे ना तो क्लास खत्म हो जाएगी, तो एक लास्ट वाला बना दिया EN। और एक इवेंट ई है, समझ में आ रहा है क्या। और ये जो इवेंट ई है ना दोस्त, ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। हाँ सर। तो अलग अलग कि ये जो इवेंट है ई, ठीक है ना, ये फाइनल। अच्छा, हमने इसको E1 E2 E3 लिख दिया क्या। इसको B1 लिख दो, इसको B2 लिख देना, ये B3 है और ये BN लिखा है इन सब में, और ये इवेंट है ई। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब क्या होगा कि आपको बोलेगा गिवन ई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट। ठीक है। जहां पे आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 टिल n। तो हमको ऐसे बाई फॉर्मूला ही पता है, और बाकी मैं बार बार आपको कॉमन सेंस के हिसाब से सिखा रहा हूँ, और उसको सीख लो तो बेटर रहेगा। तो बाई फॉर्मूला तो यही होगा, और यही मैं कॉमन सेंस के हिसाब से भी सिखा रहा हूँ कि गिवन ई बोलते ही यही सैंपल सोर्स हो गया ई वाला। नीचे की है ना, नीचे है तो सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ऊपर वो हिस्सा ई का जिसमें BI हो रहा होगा। ठीक है ना। तो हम लोग PE क्या था, PE तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम था, क्योंकि जो PE था, आई कैन सी कि दिस इज सिग्मा P BI इंटरसेक्शन, यही तो PE है। ऐसे ही तो निकालते हैं, क्योंकि हम लोग बोले कि अगर PE निकालना है तो दिस इज PE इंटरसेक्शन B1, दिस इज E इंटरसेक्शन B2, दिस इज E इंटरसेक्शन B3, E इंटरसेक्शन BN। इन्हीं का सम तो एक्चुअली PE बना रहे हैं। यस सर। और PE निकालने के लिए अब हमको पता है ना कि इस फॉर्मूले को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, BI इंटरसेक्शन E वाला। तो सिर्फ PB1 PB2 PBN ये सब पता है, और PE अपॉन B1 E अपॉन B2 और E अपॉन BN पता है। तो व्हाट इज PBI इंटरसेक्शन E, इसी के प्रोडक्ट का तो सिग्मा आएगा। हाँ सर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी PBI वी नो और वी कैन कैलकुलेट, multiplied by PE upon BI we know or we can calculate, and upon sigma of this thing। इसमें देखो रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। तुम रट्टा मार रहे हो मेरे इतना अच्छे समझाने के बाद, तो फिर शायद तुम इसमें एक्सेल उतना नहीं कर पाओ। बाकी अगर तुमने समझ लिया इसको कि क्या चीज है, कैसे हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। देख लीजिए, फिर भी किसी को लग रहा है कुछ पूछना हो तो बतलाएंगे, लिख लीजिएगा फटाफट। लिख लिया सर। नहीं सर, एक मिनट लिख रहे। क्लियर सर। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। लिख लिया सर। चलिए लिख लिया है तो मेरे ख्याल से कुछ सवाल हो सर जाए। सर थोड़ा सा। और एकदम आराम से लिख लीजिए बेटा।
हम जमा जमा के लिखेगा, सारे कोण 45 डिग्री से इंक्लाइन होने चाहिए ताकि गायब हो तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे निकले। हो गया? हो गया सर। अच्छा, मुबारक। देखिएगा सवाल। A lady has 10 coins in her purse. A lady has 10 coins in her purse. 8 of them are normal coins. A lady has 10 coins in her purse. 8 of them are normal coins. One is doubly headed. Eight of them are normal coins. One is doubly headed. And one is weighted coin. Weighted coin मतलब आप समझ लो बस biased coin. With probability of head 1/3. A lady has 10 coins in her purse. 8 of them are normal coins. One of them is doubly headed. One is weighted coin. आगे लिखिए. She randomly draws a coin. She randomly draws a coin. She randomly draws a coin and tosses it for 5 times. She randomly draws a coin and tosses it for 5 times. She randomly draws a coin and tosses it for 5 times. And tosses it for 5 times. And tosses it for 5 times. The coin was found to fall headwise. The coin was found to fall headwise. The coin was found to fall headwise on all the 5 occasions. She randomly draws a coin and tosses it for 5 times. Okay. The coin was found to fall headwise on all the 5 occasions. The coin was found to fall headwise on all the 5 occasions. On all the 5 occasions. Find the probability. Find the probability that the drawn coin. Find the probability that the drawn coin was a doubly headed coin. Find the probability that the drawn coin was a doubly headed coin. Find the probability that the drawn coin was a doubly headed coin. Three by 16. 3 by 16 power 5. 32 by 72. Correct discuss? Sir, 8 by 9. 81 upon 244. 8.9. देख लो, डिस्कस करना हो तो बतलाना. 3 by 16. कर लीजिए सर. कर दें? Yes, sir. तो काफी इजी सा सवाल है. मतलब सबसे पहली चीज है क्या कि जो दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, पहले तो उसको पकड़ते हैं. मुझे लग रहा है कि गिवन है कि उसने 5 दफे उछाला सिक्के को और 5वें दफे क्या है, हेड आया. यस सर। क्या ये पॉसिबल है नॉर्मल कॉइन के साथ? क्या ये पॉसिबल है डबली हेडेड कॉइन के साथ? क्या ये पॉसिबल है क्या नाम से वेटेड कॉइन के साथ? Yes, sir. पॉसिबल है Yes, तीनों। सर तीनों के साथ आता है। तो तीनों के साथ पॉसिबल है, तो यही तो मेरे ख्याल से आता है काम. तो सबसे पहली चीज है कि देखो मैं बिल्कुल फील के हिसाब से आपको बतला रहा हूँ. तो पहली चीज है कि मैंने लाइन बना दी. नीचे क्या लिखने वाला हूँ?
सैंपल स्पेस क्या है, पांचों दफे हेड आया हो नहीं, तो लगे अगर पांचों दफे हेड आया था तो सबसे सिंपल सी बात मेरे को ये समझ में आ रही है कि नीचे सबसे पहले तो हम लोग बोले नॉर्मल कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल कॉइन के बारे में जब आप बात करोगे तो क्या लिखोगे, 8/10? यस Yes. सर। Yes, sir. 8/10 into 1/3. हाँ सर 8/10 into 1/32. इंटू 1/32 हाँ सर नंबर प्लस डबली हेडेड तो 1/10 1/10. 1/10 Into 1. Into 1. प्लस into 1 वेटेड कॉइन तो 1/10 1/10. into 1/3. 1/3 1/273. 240 की बार 5 Yes. और ऊपर क्या आएगा डबली हेडेड 1/10. आप ऐसे ही कर दो आंसर Yes, sir. Same. इसका सेम cancel out, this is going to be 4 times, right? तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा 1 कितना 243 है नहीं Yes, sir. हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि 4 या 12 के 2 4 चौक 16 17 के 7 शायद ऊपर 972 आएगा Yes, sir. Yes, sir. और नीचे आ जाएगा 1 972 और प्लस 247, सही बोलो ना? Yes, sir. तो मेरे ख्याल से 9 कुछ गड़बड़ है, Sir, ये ये है ना? हाँ सर Yes, 1 sir. to 1219. 1 to 1 to 1 19. 119 मेरे ख्याल से ये Approx. किसी का आंसर नहीं है, यही 1 to so this will be the actual answer of this particular question. कितना सिंपल है, फिर भी गड़बड़ा रहे हैं। Calculation mistake करते हैं. हाँ बस इसी के नाम पे तो आईआईटी छोड़ेंगे अपन। सोचिए कितना दुख होगा अगर आईआईटी इस नाम पे छूट जाए। तो अगर आप वैसे देखो वेन डायग्राम से भी देखो तो देखो आपको इस तरह से कुछ तो दिख ही जाएगा कि एक हो गया ए नॉर्मल कॉइन वाला, नहीं एक हो गया बी कौन सा वाला डबली हेडेड वाला, और एक हो गया सी वेटेड कॉइन वाला, दिख रहा है ना? और फिर एक इवेंट ये होगा कि 5 बार उछाला और पांचों के पांचों दफे हेड आया, बस ऐसे विजुलाइज कराने के लिए। बाकी अगर यहाँ से विजुलाइज हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि ये हो चुका है, यानी कि नीचे पी होगा और ऊपर ये बीच वाला पोर्शन होगा पी इंटरसेक्शन बी वाला, यही तो हुआ ना? तो पी कैसे होगा, वही पी इंटरसेक्शन ए प्लस पी इंटरसेक्शन बी प्लस पी इंटरसेक्शन सी। देखो बेस थ्योरम में हमेशा कुछ प्रोबेबिलिटीज आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। जैसे इवेंट नहीं हुआ था तो मैं तुमसे पूछता कि भाई नॉर्मल कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे ये इवेंट नहीं हुआ होता, हमारे पास पता होता कि पर्स में भाई 8 नॉर्मल कॉइन है, एक डबली हेडेड है, एक वेटेड कॉइन है, तो मैं पूछता भाई नॉर्मल कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक सिक्का निकाल रहा हूँ क्या हो? सर तो जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो 1 माइनस ऊपर प्रोबेबिलिटी जो 8 की आई है, मतलब ऐसे ही करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और कोई समझदार इंसान है? 8/10 8/10 बहुत बेसिक सी बात है कि अगर हमारे पास पर्स में बोल रहा 8 नॉर्मल कॉइन है, एक डबली हेडेड एक वेटेड कॉइन है, तो आई कैन सिंपली से कि नॉर्मल कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी 8/10 होगी, ठीक है ना? अगर कोई बोलती डबली हेडेड 1/10 1/10. वेटेड कॉइन 1/10. 1/10. जैसे इस औरत ने ये कार्य कर दिया है तो जरूर काम लेकिन कर दिया कि भाई एक सिक्का उछाला और सिक्के को 5 दफे उछालने के बाद 5 दफे हेड आया, ये इवेंट हो चुका है। तो अब कोई पूछता है कि भाई ये सिक्का डबली हेडेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी गुरु 972/1219। देखो ध्यान से, ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई है? डबल हेड डबली हेडेड। Doubly headed की. गिवन दैट कि ये हो चुका है, मतलब कुछ नहीं हुआ होता, एकदम बिल्कुल सलेट एकदम साफ रहता, क्लियर रहता, कोरा कागज रहता, मेरा जीवन कोरा कागज रह गया टाइप, समझ में आएगा? तब तो भाई 8/10 1/10 1/10, लेकिन इसने कुछ कांड कर दिया औरत ने। क्या किया कि एक सिक्का निकाला और फटाफट 5 दफे उछाला और 5 दफे हेड आया। अब कोई पूछता मुझसे कि डबली हेडेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा हो चुका है, तो अब मैं उसको आंसर ये करूंगा
और ये अप्रोक्सीमेटली 80%, 0.8. अप्रोक्सीमेटली कम है, थोड़ा सा हल्का सा कम है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसको देखो छोड़ दो, क्योंकि 1/243 सोचो डेसिमल के कितने बाद अपना इफेक्ट लाएगा, सोचो इंडक्टिव लाएगा ना, बहुत देर के बाद लाएगा, समझ आ रहा है। तो ऊपर क्या है 1 और नीचे है 1/4 + 1, यानी कि 4/5 आ रहा है नियर अबाउट, यानी 1 तो है। यानी इस कांड को होने के बाद अगर कोई पूछता है कि वो सिक्का डबली हेडेड है, ऐसा अंदर से ही फील आ रहा होगा ना कि यार हो ना हो सिक्का जो है डबली हेडेड ही होना चाहिए, अंदर से ही फील आ रहा था, मतलब 5 दफे हेड आना मतलब, हाँ सर। ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो उसी चीज की प्रोबेबिलिटी चेंज कर गई, 80% हो गई। और बेस थ्योरम लाइफ में हर जगह ही लगता रहता है, हर जगह ही लगता रहता है, हर जगह ही लगता रहता है, जो भी देखो हर जगह लग रहा है बेस थ्योरम से, ठीक है ना। और वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब बोलोगे सर हर जगह कैसे लग रहा है, जैसे मान लो कि तुम लोग का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई तुम लोगों ने 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आए, फिर नहीं लाए होगे अच्छे मार्क्स, तो फिर उसके हिसाब से तुम्हें साइंस स्ट्रीम दिया गया होगा कि भाई, या तुमको घर वालों ने मना नहीं किया होगा कि ठीक है तुम आईआईटी की तैयारी कर सकते हो। तो गिवन दैट वो हुआ था, तो तुम्हारे साइंस स्ट्रीम लेने पे जो ऑब्जेक्शन थे वो खत्म हो गए। लेकिन वही सोचो कि तुमने जो नंबर लाए होते 30%, 40%, 45% लेकर आते, कौन से वाले चप्पल से खाते फिर ये सोचो। लखानी, रिलैक्सो, बाटा, कौन सा कौन सा, से मान लो। सबसे हाँ? गंदा वाला जो होता है। सबसे गंदा वाला है, मंदिर के बगल में उठा के। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी बेस थ्योरम जो है ना हर जगह लगता है, समझ में आएगा। आपने कुछ अच्छा करके दिखाया तो फिर लोगों का जो विश्वास है आपके अंदर चेंज होता है, मतलब हर चीज में गिवन कंडीशन लगे रहते हैं, समझ में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है ना कि बेस थ्योरम में हमेशा दो तरह की प्रोबेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, एक उस इवेंट के पहले और एक उस इवेंट के होने के बाद। वही प्रोबेबिलिटी चेंज करनी है एक्चुअली, तो मतलब हम बीआई ही निकाल रहे हैं देखा जाए तो। नहीं, देखो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान से ऑब्जर्व करो। आ रहे नीचे आ, अभी 35 लोग को दिखा रहा था, 35 पार्टिसिपेंट, अब सीधा 29 हो गए। इसका मतलब टीचर ने खराब पढ़ाया, बेस थ्योरम लग गया भाई। देखो हम बीआई की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बट शर्त क्या है कि ई हो चुका है, ई हो चुका है, समझ में आ रहा है। वही वही प्रोबेबिलिटी चेंज हो रहा है, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bag contains 6 balls of unknown colors. A bag contains 6 balls of unknown color. Three balls are drawn from the bag and found to be all black. Find the probability that no black balls are left in the bag now. Initially, assume all number of black balls
in the bag to be equally likely. Initially assume all number of black balls in the bag to be equally likely. Sir, 1/80. Sir, 1/35. 1/35. Okay. डिस्कस करना हो तो बतलाएंगे. कर लीजिए सर. 1 मिनट Sir, 1 minute, sir. Sir, 1/35. 1/6. 89/216. 1/35 इज करेक्ट. लेकिन बहुत बार आंसर आ जाता है बट तरीके में कुछ गड़बड़ भी होता है. चलिए देखते हैं क्या रहता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लास्ट लाइन कि वी हैव टू अज्यूम दिस थिंग. क्या अज्यूम करना है भाई? ये कि इनिशियली अज्यूम ऑल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग टू बी इक्वली लाइकली. ये लाइन क्या बतला रहा है कि जो इनिशियल अजम्पशन होना चाहिए, इनिशियल मतलब जब हमारे को बतलाया गया ना ये बैग में दिखा के कि देख भाई इस बैग में 6 बॉल्स हैं अननोन कलर के. क्या बतलाया गया? हमें बतलाया गया कि इस बैग में 6 बॉल्स हैं अननोन कलर के, राइट. तो मतलब कि अगर हमें बताया गया कि इस बैग में 6 बॉल्स हैं अननोन कलर के, तो हम लोग बोले कि उस समय मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेरे दिमाग में उस समय मुझे लग रहा है कि ऐसा सोच सकता हूँ, ब्लैक बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. समझ में आएगा? इनिशियली अज्यूम करना है, ध्यान रखना. ये चीज हो चुकी है, ये वो चीज है. मैं बार बार बतला रहा हूँ कि एक इवेंट कंफर्म करेगा, उस कंफर्मेशन से पहले कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी, उस कंफर्मेशन के बाद कुछ प्रोबेबिलिटीज होंगी. अगर कोई पूछे कि इस इवेंट के होने के पहले कोई बोलता है कि 0 ब्लैक बॉल है या 1 ब्लैक बॉल है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, तो इसमें वही बोल रहा है कि सब बराबर होंगे. क्योंकि बोल रहा है ना इनिशियली अज्यूम ऑल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग टू बी इक्वली लाइकली. लेकिन इस इवेंट के होने के बाद कोई बोलेगा 0 ब्लैक बॉल, तो हम लोग बोलेंगे नो चांस. समझ रहे हो? यानी कि अगर 6 बॉल्स कोई बोलता है तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बोले कि देयर आर 0 ब्लैक बॉल इन द बैग, या फिर कोई कहता है कि देयर इज 1 ब्लैक बॉल इन द बैग, या फिर कोई कहता है 2 ब्लैक बॉल इन द बैग, 3, 4, 5 या 6. तो मैं क्या कहूंगा? ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली. ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली. ये कब की बात हो रही है? अब ये मत बोल रहा सर सन 57 की. ये हो रहा है इस इवेंट के पहले. यानी कि अगर मैं इसको B0 से डिनोट करूं, इसको B1 से डिनोट करूं और ऐसे ही इसको B6 से डिनोट करूं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी. हम उसको ऐसे लिख सकते हैं PBI इक्वल टू 1/7. आप नॉर्मली सोच के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज. वो इवेंट जो हो चुका है उसको सोचते हुए नहीं, उस इवेंट के पहले अगर मैं सोच रहा हूँ कि 6 बॉल्स हैं एक बैग में और मुझे पता ही नहीं है उसका कलर, तो अगर कोई बोले ब्लैक के हिसाब से सोचो कि क्या क्या सोच सकते हो, तो मैं बोलूंगा 0 ब्लैक बॉल, फिर बोलूंगा 1 ब्लैक बॉल, फिर बोल सकता हूँ 2 ब्लैक बॉल, फिर मैक्सिमम 6 बोल सकता हूँ कि उसने बोला है 6 ही है. तो हम लोगों ने क्या कि वही बोला है इनिशियली अज्यूम ऑल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग टू बी इक्वली लाइकली. पहले ये गले से नीचे उतर गया होगा, ठीक है. अब बोल रहा है कि अब 3 बॉल उसने निकाला और तीनों के तीनों क्या निकला? ब्लैक. ये गिवन है. अगर ये गिवन है तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी कि हम वही वाली लाइन बनाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले बना रहे थे, ठीक है. तो हम लोग बोलेंगे कि पहले चलो वो लाइन बना लेते हैं. नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम?
वही जो गिवन है, तीनों ब्लैक बॉल है, समझ में आ गया। तो अगर मैं पूछूं कि देयर इज नो ब्लैक बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आंसर इज 1/7। 1/7. और गिवन दैट देयर इज नो ब्लैक बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 बॉल निकालूं, तीनों ब्लैक निकल जाए, 0। 0. 0. एक ब्लैक बॉल है बैग में, तो 1/7। गिवन दैट कि हम 3 बॉल निकाले, तीनों के तीनों ब्लैक निकले, 0। 0. 2 ब्लैक बॉल है बैग में, तो 1/7। गिवन दैट 2 ब्लैक बॉल है, 3 बॉल ब्लैक निकल जाए, 0। 0. 1/7 3 ब्लैक बॉल है, गिवन दैट 3 ब्लैक बॉल 1/20. 1. 1/20. 1/10. बहुत सारे बच्चे 1 1 1 बोल देते हैं, अरे 1 थोड़ी होगा। 1/20. हाँ 1/20 वो कैसे निकलेगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, 6C3, 6 में से कोई भी 3 बॉल निकाल दो, हाँ, और ऊपर Yes, 3 ही ब्लैक बॉल है, तो ऊपर 3C3 तो आएगा। Yes, sir. बहुत बार बच्चे ये जो 1/7 है ये गलत लेते हैं, ये 1/4 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, कुछ भी रैंडम भर देते हैं, ठीक है ना। तो आप समझना है कि वो सिंस ऊपर नीचे कट जाएगा इसलिए आंसर पे फर्क नहीं डालेगा, बट वहां पे 1/4 लिखना इज रॉन्ग। फिर अगला क्या केस होगा भाई, सोचो कि 1/7 देयर आर 4 ब्लैक बॉल्स, नहीं, तो गिवन दैट देयर आर 4 ब्लैक बॉल, तो 3 रेड निकले, तो 6C3 तो सैंपल स्पेस होगा, ऊपर क्या लिखूंगा, 4C3। 4C3. फिर अगला वाला क्या लिखूं, 1/7 5C3/6C3, अब तो बिल्कुल पैटर्न। फिर 1/7 इसमें 1 हो, ठीक है। अब 6 ब्लैक बॉल है गिवन, तो कोई भी 3 निकालोगे तो ब्लैक ही तो आएगा, और क्या आएगा, तो उसको मैं लिख ऐसे ही रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन सही रहेगा। तो ये तो पार्ट खत्म है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ऊपर क्या करें, तो फेवरेबल में क्या बोला भाई कि अब कोई भी ब्लैक बॉल ना हो, तो ये कब हो सकता है, जब 3 एग्जैक्टली ब्लैक बॉल. एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल हो, तो वो तो इसी हिस्से में हो रहा है ना, तो इसको ऊपर Yes. लिखना पड़ेगा मुझे। तो 1/7 कट जाएगा और 6C3 भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो ऊपर का 3C3 बचेगा, दैट इज 1, और नीचे 3C3 इज 1 + 4 5, 5 और 10 15, और 15 और 20 कितना हो जाएगा, 30। तो समटाइम्स बीच में कुछ गड़बड़ भी करते हैं, बट आंसर ये सही आ जाता है, रीजन समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलेंगे। सर Yes. नोट कर लो। सर यहाँ पे आपने 1/7 लिखा क्योंकि उसकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी ये थी। सर हम यहाँ पे इनिशियल वाली क्यों लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब जब हमें पता चल गया कि तीनों ब्लैक है तो फिर प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई ना, तो इनिशियल वाली क्यों लिखते हैं उसको? हो गया आपका, और कुछ बोलना है क्या इसमें, ऐड करना है क्या कुछ, ये हो गया। हाँ सर। तो फिर तुम देख के ही निकाल लो ना आंसर, जैसे तुमने 3 बॉल के लिए क्या निकाला आंसर, कि 3 ब्लैक बॉल हो। सर उसमें वो प्रोबेबिलिटी 1/7 नहीं लिखी थी वहाँ। अभी जो सवाल पूछ रहा था बच्चा और अभी जो बोल रहा है, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, जिसका पहले डाउट आया था और उसके बाद जो बोला, वो दोनों सेम बच्चे हैं या डिफरेंट बच्चे हैं, सेम है। सेम है, हाँ, सेम बच्चे ही बतलाएं, ठीक है ना। अभी जैसे कि हमने बोला कि वहाँ 1/7 है, तुमने बोला कि वो चेंज हो गई, तो जब तुम चेंज वाली लिखी दोगे तो फिर निकालोगे किसका, कद्दू का। B0 B1 B2 तुम्हारा कौन है, तुम्हें वहां क्या यूज करना पड़ेगा, मतलब यही तो है ना कि आप, हम खुद से फाइट नहीं मारते कभी, और इसी वजह से हम पीछे रहते हैं, और कोई दूसरा रीजन तो है नहीं। इनिशियली तो B0 था, B1 था, Yes, वो इवेंट नहीं हुआ, तो अब यही चीज पे मैं फोकस करा रहा हूँ लेकिन करना है नहीं। फिर क्या था, B3 था, फिर क्या था, B4 था, फिर क्या था, B5 था, फिर क्या था, B6 था, यही था ना। तो हम तो इसी की प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। फिर बोला कि इसके बाद एक इवेंट हो गया जिसमें बोला कि 3 बॉल निकाला और तीनों के तीनों ब्लैक हैं, तो वो वाला तो इसके साथ ही होगा। यस सर। तो जब मैं यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी, तो मैं कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा, B3 की इनिशियल प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा, या जो भी हम रैंडमली कुछ भी बकवास लिखते हैं 1/4 1/5 वो लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इनिशियल वाली।
हाँ, क्योंकि तुम्हें फाइनल तुम बोल रहे हो कि मैं उसके बाद की निकालूंगा, उसके बाद की तो भाई ये निकली ना। बीच में तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी तुम जो यूज कर रहे हो 1/4, वो क्या चीज सिग्निफाई करता है? कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता, तुम्हारे दिल के जज्बात करता हो सकता हो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता। क्योंकि अगर कोई मुझे बोले कि इस इवेंट के बाद बैग में 3 ब्लैक बॉल, उस बात की प्रोबेबिलिटी बतलाओ, तो तुम क्या 1/4 बतलाओगे? क्या यूज किया है तुमने? सर मैंने 1/7 की जगह 1/4 लिखा। हाँ, तो जिसने भी 1/4, जिसने डाउट पूछा था, उसने क्या यूज किया? सर मैंने ही डाउट पूछा था। अच्छा, मुझे नहीं पता, आवाज आ रही है बस, भविष्य आकाशवाणी हो रही है। तो आप समझना कि अगर आपने 1/4 यूज किया तो 1/4 क्या सिग्निफाई करता? कुछ भी तो नहीं करता। 1/7 चलो इनिशियली मान लिया कि 3 ब्लैक बॉल हो, इस इवेंट के बाद कोई बोलता है 3 ब्लैक बॉल हो, तो मैंने 1/35 निकाल के दिखाया। 1/4 क्या है? 1/4 तो कुछ भी नहीं है। आपने बस रेंडमली B0 B1 B2 B को उड़ा दिया और उसके हिसाब से अपने मन से कुछ भी लिख दिया, वो थोड़ी होता है। फिर तो आप कह रहे हो ना कि B0 B1 B2 को उड़ाने के बाद आपकी 1/4, तो आपका आंसर 1/35 तो होना ही नहीं चाहिए, फिर तो आपका आंसर 1/4 ही होना चाहिए, फिर वो गलत है। सोचो, लग रहा है आंसर मिला या क्या? सर हम्म। सर अगर ये सातों इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होते तो एक बात है, लाइक नहीं होता तो फिर तो कद्दू से निकाल दे, कैसा निकालता तुम बताओ? देना तो पड़ेगा ना डेटा में। अलग अलग तरीके से डेटा दिया जाता है, कभी बोलता है इक्वली लाइकली है, कभी बोलेगा कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉल्स, कभी ऐसा भी सवाल लिख सकता है। वो तो देना तो पड़ेगा उसको, नहीं देगा तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे? अब तुम बोलोगे सर क्वेश्चन ही नहीं दे, अब बोले सॉल्व कर दो, तो फिर मतलब मैं भी क्या करूँगा? ये वाला सवाल कैसा था? अगर मैं तुमसे पूछूं तो कैसे करोगे? मतलब सवाल दिया ही नहीं और बोले सॉल्व करो, अब क्या करोगे बताओ? ऑल इंटेलिजेंट माइंड्स कम ऑन। सवाल पूछते क्या तुक्का मार के आ जाएंगे? नहीं सर, पूछे ऑप्शन ही नहीं दे, तुक्का क्या मारेंगे? तो ऑप्शन भी नहीं दिया ना? अच्छा, मुझे लगा सिर्फ सवाल नहीं दिया, मुझे लगा ऑप्शन दिया होगा। सर कहने के सोल्व कर रहे हाँ, ये भी सही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात, ठीक है ना? तो कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि द probability of any number of black balls will be proportional to that number। तो अब फिर 0 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? k टाइम्स 0, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k यूज करना पड़ेगा। एक ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? k टाइम्स 1। k times 1 6 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 टाइम्स k। बोलोगे k कैसे निकलेगा? तो सबका जोड़ कितना होना चाहिए? 1। तो फिर वहां से किसकी वैल्यू आएगी? k की। तो कभी इस तरह से भी सवाल बनाया जाता है, या बोल दे कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू i² + 1। तो फिर k इंटू 0² + 1, मतलब वो रूल अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकता है। लिखेंगे अगला सवाल। द कंटेंट्स ऑफ अर्न 1 एंड अर्न 2, the contents of earn 1 and earn 2 are as follows। The contents of earn 1 and earn 2 are as follows। The contents of earn 1 and earn 2 are as follows। ये बड़ा नाटक है इसका। कैंची कहाँ से आ गया? द कंटेंट्स ऑफ earn 1 and earn 2 are as follows। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो earn 1 है उसमें व्हाइट और इधर दिया हुआ ब्लैक। तो व्हाइट है 4 5 3 6।
अबे यार, दिखाई दे रहे हैं, गायब हो गए? गायब हो गया सर। सर लिख लिया हमने। कुछ कुछ दिख रहा, कुछ कुछ गायब हो गया। लिख लिया है हमने सर, हमने लिख लिया है। लिख लिया सर हमने। ठीक है भाई, अन 1 में वाइट 4 है और ब्लैक 5 है, सब गायब हो गया। अरे और बहुत ही नालायक है यार ये। The contents of urn 1 and urn 2 are as follows. आगे लिखना। One urn is selected at random. One urn is selected at random. One urn is selected at random and a ball is drawn. One urn is selected at random and a ball is drawn. And its color noted. One urn is chosen at random and a ball is drawn and its color noted. And its color noted and replaced back in the same urn. And replaced back in the same urn. सर प्लेस के बाद क्या बोले? Replaced back in the same urn. आगे लिखिए। Again a ball is drawn. Again a ball is drawn from the same urn. Again a ball is drawn from the same urn. Again a ball is drawn from the same urn. Color noted and replaced. Again a ball is drawn from the same urn. Color noted and replaced. Again a ball is drawn from the same urn. Color noted and replaced. आगे लिखिए। The process is repeated 4 times. The process is repeated 4 times. Again, a ball is drawn from the same urn, color noted and replaced. The process is repeated 4 times. And as a result, one ball of white color, and as a result, one ball of white color and 3 of black color are noted. And as a result, one ball of क्या and as a result, one ball of white color and 3 of black color are noted. What is the probability? And as a result, one ball of white color and 3 of black color are noted. What is the probability that the chosen urn was 1? Chosen urn was 1. करो बेटा। 500 by 1148. फाइव हंड्रेड बाय 1148। हो गया? कर डिस्कस। हाँ एक सर। मिनट सर। कर रहे हैं सर, बस 1 मिनट सर। ओके। ठीक है। सर 125/287। 9/19। Yeah. Your answer is correct. ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आ गया, और अगर अभी तक नहीं आया तो थोड़ा मेहनत कीजिए।
तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि अर्न 1 और अर्न 2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी आपको। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि गिवन कर दिया ना कि एक कौन सा है, व्हाइट ना, एक व्हाइट और 3 ब्लैक आया, हाँ। तो ये तो दोनों ही अर्न से आ सकता है, पहले से भी आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है, ठीक है। तो हाफ इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न 1 सेलेक्ट हुआ, मतलब इस इवेंट के पहले अगर कोई पूछता अर्न 1 सेलेक्ट हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आंसर वाज हाफ। बट ये इवेंट हो चुका है, अब पूछ रहा है कि अर्न 1 की प्रोबेबिलिटी, तो वो अब निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोग हाफ व्हाइट के आने को अगर मैंने सक्सेस कह दिया, तो 4 ट्रायल्स मार रहे हैं अपन, तो 4C1, बहुत बार बच्चे 4C1 नहीं लिखते हैं, उसके बाद भी आंसर आ जाता है, रीजन बीइंग कि 4C1 ऊपर नीचे से कट जाएगा, बट 4C1 लिखना पड़ेगा क्योंकि व्हाइट किसी भी दान पे आ सकता है, हो सकता है पहले पे आए या दूसरे पे या तीसरे पे या चौथे पे, तो 4C1 से आपको उसके अरेंजमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। तो 4C1 से हमने बोला कि व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी अर्न 1 से 4/9 सक्सेस, और ब्लैक इज फेलियर, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 5/9 का होल क्यूब, रेशियल कमेंट नहीं था, ठीक है, प्लस हम लोग बोल रहे हैं आगे बढ़ते हैं, हाफ अर्न 2 आ गया, इनटू क्या लिखूं, 4C1, फिर से व्हाइट को सक्सेस कह दिया, तो इनटू कितना हो जाएगा 3/9, इनटू क्या लिखूं 6/9 का क्यूब, और ऊपर अर्न 2 के लिए क्या लिखेंगे, हाफ 4C1 इंटू 4/9 इंटू 5/9 का होल क्यूब। तो अल्टीमेटली कटकटा के सब 4 इंटू 5 क्यूब आएगा, और नीचे भी वही आएगा 4 इंटू 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 6 क्यूब, ऐसा कुछ। तो 6 में भी 8 तो होता ही है, तो एक 4 तो पहले से काट सकते हो, तो ऊपर 125 आ जाएगा, और नीचे 125 और 4 काट चुके हैं हम, तो कितना हो जाएगा भैया, 3 3 9 3 27, 27 छके 7 42 के 2 हासिल 4, 12, ऐसा कुछ नहीं, 162 आएगा, 152 होगा। 162 देख लेना भैया, ठीक है। 27 इंटू 4 आएगा ना भाई, 2 से 3 स्क्वायर निकलेगा, और इंटू 6 27 गुने 6, ठीक है। तो 125 अपॉन क्या आ जाएगा 280। तो अब कोई बोल रहा है कि इस इवेंट के बाद अर्न 1 की प्रोबेबिलिटी, तो ये चेंज हो चुकी है। अगला सवाल पे चलते हैं। सर नोट कर रहे हैं। अरे 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 गजब हो गया, तो हो गया सर। अच्छा, अगला सवाल लिखिएगा, इन अ टेस्ट रोहित, फिर से डिस्क्लेमर है कि कोई अपने ऊपर नहीं लिया, अगर कोई क्लास में है भी तो मतलब ऐसी है रैंडम। इन अ टेस्ट रोहित ईदर गेसेस और कॉपीज। In a test, Rohit either guesses or copies. In a test, Rohit either guesses or copies, or knows the answer. In a test, Rohit either guesses or copies or knows the answer to a. In a test, Rohit either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. Or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. In a test, Rohit either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. आगे लिखना. The probability that he makes a guess. The probability that he makes a guess. The probability that he makes a guess is 1. The probability that he makes a guess is 1 upon 3. And the probability that he makes a guess is 1 upon 3. And the probability that he copies the answer. The probability that he makes a guess is 1/3, and the probability that he copies the answer is 1/6. And the probability that he copies the answer is 1/6.
The probability that he copies the answer is 1/6. आगे लिखना. The probability that his answer is correct. The probability that his answer is correct. The probability that his answer is correct given that he copied it. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Given that he copied it is 1/8. आगे लिखिएगा. Find the probability that he knows the answer to the question. Find the probability that he knows the answer to the question. Find the probability he knows the answer to the question. Find the probability that he knows the answer to the question given that. Find the probability that he knows the answer to the question given that he correctly answered it. Given that he correctly answered it. ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा. बाकी होमवर्क में हम 24/29. 24/20. हाँ, इसमें दो ऑप्शन वो लिख लेना पार्ट. पहला पार्ट क्या लिखोगे? सॉल्व इट. क्या लिखोगे? पहला पार्ट सॉल्व इट. फर्स्ट पार्ट में लिखना सिंगल करेक्ट व्हेन इट इज सिंगल करेक्ट. सॉल्व करना है जब व्हेन इट इज सिंगल करेक्ट. सॉल्व इट व्हेन इट इज सिंगल करेक्ट. और दूसरा लिखना वन और मोर देन वन करेक्ट. सॉल्व इट व्हेन इट इज सिंगल करेक्ट. और दूसरा क्या लिखेंगे? व्हेन इट इज मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट. वन और मोर देन वन करेक्ट. ठीक है. होमवर्क में हम लोगों ने पार्ट एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक कर लिया? पार्ट 4 तक कर लिया था ना? ओके. और एक्सरसाइज 2 में तो सारे हो गए ना, एक लास्ट वाला बाकी था नहीं? तो लास्ट वाला एक्सरसाइज 2 में एक लास्ट वाला बाकी है. एक्सरसाइज 3 में भी खूब सारे सवाल हैं. एक्सरसाइज 4 दे देते हैं थोड़ा सा. बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मस्त चिल्लाते हो. नोबेल प्राइज लेने वाले हो क्या? प्यारे बच्चे हैं भाई साहब. तो मेरे ख्याल से पार्ट 5 आप कर लीजिएगा. एक तो ये तो 1 से लेकर जो भी है कहाँ तक है ये 12 तक. ठीक है. फिर उसके बाद इसका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 2, ये कर लीजिएगा. और एक्सरसाइज 4 में आप कर सकते हो 1 से लेकर 7 तक. 1 से 7 एक्सरसाइज 4 में. एक्सरसाइज 4 में क्या कर लेंगे? 1 to 7. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. प्रणाम सर. थैंक यू सर. और कोई प्रॉब्लम you, वगैरह sir. नहीं चल रही? सब ठीक? नहीं सर. नहीं सर. सर क्लास का टाइम सुबह शिफ्ट हो जाता तो सही रहता. वो सर सही है यार. हाँ, पता है सुबह शाम तू तो 3 बजे ऐसे भी उठ जाता है. तेरे को क्या? सही है सर. दिन में आलस आता है वैसे भी. सुबह एक्टिव रहते हैं. ओह यार, वो सुबह अच्छा लगता है. तेरे को क्या फर्क पड़ता है यार? तू तो मतलब 3 बजे उठ के मस्त पढ़ाई करे यार. सर तो मुझे बहुत गेप हो जाता है ना अभी.
तो फिर मुझे नींद आने लगती थोड़ी बहुत और कितना लेट हो मतलब जाता है? efficiency कम हो। कितने बजे क्लास खत्म होती है? अभी 7 बजे खत्म। हाँ 7 बजे। अभी अभी खत्म हो गई 7 तो बजे फिर आप क्लास खत्म ETS खाना वाना खा के सो जाए, क्या बात है?